Students, this is video number 16 of center of mass and second video on collisions. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम ओब्लीक कोलिजन को कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हमने हेड ऑन कोलिजन की कुछ प्रॉब्लम्स की कि एक कोई भी बॉडी जब एक फिक्स्ड बॉडी के साथ टक्कर खाएगी विद अ वेलोसिटी u एंड हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू e, तो जब उसकी कोलिजन के बाद की जस्ट आफ्टर द कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू eu. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो. इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक वॉल है, लेकिन इस बार वॉल भी मूव कर रही है. पहले क्या था कि वॉल थी, वॉल स्टेशनरी थी, लेकिन वॉल ये है ये जो मूव कर रही है. आप बोलोगे वॉल कैसे मूव कर रही है? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कोई जिसके साथ एक छोटी सी बॉल ने टक्कर खानी है और टक्कर खाने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज होना है. ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इतनी बड़ी वॉल है तभी वॉल लिखा हुआ है, दो बॉडीज़ भी लिख सकते थे. कि यहाँ पे वो चाहता है कि आप क्या करो कि जब आफ्टर कोलिजन वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वॉल जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी. जैसे एक ट्रक चल रहा है मान लो, और आपने उसकी दीवार के साथ एक बॉल को, अपनी छोटी एक रबर बॉल को उसके साथ ऐसे उसके ऊपर फेंका, उसके ऊपर कोलाइड करवाया और उसको कैच किया, तो क्या ट्रक की वेलोसिटी को कोई असर पड़ेगा उससे? तो बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल, अगर कोई पड़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा कम. तो उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट. तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या क्या डेटा जो दिया है उसको यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे. देखना ज़रा ध्यान से. नीचे वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटीज़ यहाँ नीचे हैं इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया. आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए आप देखोगे जो मैं लिख रहा हूँ डेटा आपको समझ आना चाहिए. u1 इक्वल टू +5, u2 इक्वल टू +1, v1 नहीं मालूम, v2 +1. ये तो आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है सीधा सीधा. और यहाँ से अगर मैं देखूँ कि क्या बन गया, 1/3 इक्वल टू, और यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे. कौन सा वाला? EU वाला. यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे. डायरेक्ट नहीं आप बोल सकते कि बॉल की वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली 5/3 हो गई. डायरेक्टली 5/3, क्योंकि वहाँ पे स्टेशनरी वॉल हुआ करती थी जब वो वाले फॉर्मूले लगते हैं EU वाला. तो यहाँ पे EU वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वॉल जो है वो भी मूव कर रही है. तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, 1/3 क्या V2 माइनस V1, यस V2 माइनस V1, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है, इक्वल टू V2 माइनस V1 बोलो, V2 माइनस V1 बोलो, 1 माइनस V1, 1 माइनस V1 अपॉन 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 4. देखो ध्यान से, यस अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4. तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे जब, तो 4 के साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो V1 कम्स आउट टू बी, V1 का जो आंसर आएगा वो आएगा -1/3. कितना आएगा? -1/3, यानी कि बॉल जो है वो ऊपर जा रही है. इसका मतलब बॉल जो है वो ऊपर जाएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 1/3 मीटर पर सेकेंड. हो गया, कुछ नहीं प्रॉब्लम इसमें. यहाँ पे हम EU का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर पाए? EU का फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि जो वॉल थी वो स्टेशनरी नहीं थी. ये बात अपने दिमाग में रखना है. तो काश स्टेशनरी होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाते. तो आपको मालूम है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे यूज़ कर लें और वॉल को स्टेशनरी मान लें तो हम स्टेशनरी मान सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंजेस आएंगी. फिर वॉल की वेलोसिटी जो है वो 5 नहीं लिखोगे आप. अगर आप वॉल को क्या मान लोगे? स्टेशनरी. और बॉल की वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी. अभी देखते हैं. देखो क्या किया हमने. वॉल को मान लिया रेस्ट पे, बॉल की वेलोसिटी क्या मान ली विद रिस्पेक्ट टू वॉल, क्या मान ली विद रिस्पेक्ट टू बॉल, क्या मान ली 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो आप आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल जो आएगी, कितनी आएगी -4/3. माइनस तो आना ही है ना, ऊपर जा रही है तो माइनस आएगा ही, ठीक है. ऊपर टक्कर खाने के बाद ऊपर जाएगी तो डायरेक्ट आंसर निकालिए. EU का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, क्योंकि वॉल को रेस्ट पे मान लिया. लेकिन जो हमने वेलोसिटी निकाली वो किसी ग्राउंड ऑब्जर्वर के साथ नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल निकाली है. और ये हमने कितनी निकाली? और ये यहाँ पे लिख लो, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है. ये आफ्टर कोलिजन
ठीक है, ये छोटी सी बातें अपने साथ लिख के रखनी है आपने अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है, ये आ गया। अब लेकिन अगर मुझे पूछा वेलोसिटी ऑफ बॉल है क्या, तो हमें मालूम है कि ये जो 4/3 आपने निकाला वो क्या निकाला, वी माइनस वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकाला, -4/3। ठीक है, आपको मालूम है एक्चुअली हमें वी भी निकालना था आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू -4/3 +1। देखो कितना इंटरेस्टिंग है सब चीज़ें। आंसर देखो क्या आया, आंसर देखो क्या आया, वही आया जो हमने पहले निकाला था। अब जब आप बॉल को फेंक रहे हो तो आप इंक्लाइंड फेंक रहे हो, ओब्लीक फेंक रहे हो, ओब्लीक कोलिजन का डायरेक्ट केस आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है थीटा के साथ। ये बॉल टकराई किसके साथ, ग्राउंड के साथ। जब ग्राउंड के साथ बॉल टकराएगी तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन तो ये बना, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बना। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना बड़ा खास, जब ये ओब्लीक मोशन आएगी तो इस बात का खास ध्यान रखना। लाइन ऑफ मोशन एंड दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये हर बार अपने ओब्लीक मोशन में आपको नज़र आना चाहिए। दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। व्हेन दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नाउ व्हाट यू नीड टू डू। अब ये बॉल टक्कर खा के कहाँ जाएगी, किसी और जगह जाएगी। ये लो, हमने बॉल दिया भाई, ये बॉल इधर चलेगी टक्कर खा के। ठीक है, यहाँ चलेगी, ये ऐसे चली जाएगी। ये इसकी वेलोसिटी वी होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये कुछ एंगल यहाँ पे फाई बनाएगी। यहाँ पे एंगल थीटा बना रही थी, यहाँ पे एंगल ये फाई बनाएगी। पहली बात तो ये। अब यहाँ पे हमने समझना है कि क्या कहानी है, कैसे हम यहाँ पे इलास्टिसिटी, जो आपका इलास्टिसिटी नहीं सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हमने देखना है। ये देखो, ये आपकी डायग्राम बनी। तो ये आपकी डायग्राम है। इसमें मैंने क्या किया, u इधर से आ रहा था, इसके दो कंपोनेंट बना लिए, u cos थीटा और u sin थीटा। अब देखो, ये एंगल फाई है, ये हमने इस तरह से बना लिया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हो आप, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का इंपॉर्टेंट है कि उसके अलोंग हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। जो उसके अलोंग जो कंपोनेंट है, जो उसके अलोंग कंपोनेंट है उसमें चेंज आएगी, जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें चेंज नहीं आएगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कौन है, ये देखो कैसे हम प्रूव करते हैं इसको। देखो, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। लेकिन कौन से कंपोनेंट लेने, ये जो V1 V2 वगैरह लेना है, ये कौन सा लेना है, ये वो लेना है जो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, वही लेना है बस। तो यहां पे लिख के रखोगे आप अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये तो फ्लोर है आपका, तो V2 कितना होगा, 0। ठीक है, नीचे वालों को आप पॉजिटिव मान लो, नीचे वालों को पॉजिटिव मान लो, तो माइनस V1 कितना होगा, नहीं सॉरी, अरे गलत लिखा, V2 माइनस V1 लिखना है। V2 कितना है, V cos फाई माइनस V cos फाई, माइनस V cos फाई। ऊपर वालों को हम नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो माइनस V cos फाई, क्या लिखा, V2 माइनस V1, V1 तो 0 है, छोड़ दो, अपॉन, ठीक है, V1 0 है, अपॉन U1 माइनस U2। तो U1 कितना है, U1 कौन सा लोगे, U नहीं लेना, उसका कंपोनेंट जो अलोंग क्या हो, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो। V cos फाई माइनस V cos फाई कैसे आया आपको पता चलना चाहिए, अपॉन U1 माइनस, U1 कौन सा लोगे, U cos थीटा, और U1 माइनस U2 तो 0 है, U2 फ्लोर है ना, 2 आपका फ्लोर है, 2 तो हर चीज़ 0 होनी है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया आपका V2 माइनस V1, V2 देखना ज़रा, इधर मैं ना थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ करता हूँ, V2 माइनस V1, V2 0 माइनस V1। आप माइनस V1 को माइनस V1 लिख दो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैंने माइनस V1 रहने दिया, अपॉन U1 कौन सा ले रहा हूँ ये ध्यान रखना, U नहीं लिया मैंने इस बार, ओब्लीक में वो वाला कंपोनेंट लिया जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, तो U cos थीटा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, V1 इक्वल टू, लेकिन मुझे मालूम है V1 कौन क्या है, V1 शुड बी द कंपोनेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इक्वल टू कितना आया वो,
जो मैंने आज के बाद याद रख लेना है, इक्वल टू माइनस ई यू। फॉर्मूला वही लगा, ई यू वाला फॉर्मूला वही लगा, लेकिन कौन से कंपोनेंट पे लगा? सिर्फ उस कंपोनेंट पे लगा जो अलोंग द लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट था। इसलिए तुमने इस पे जब भी हमने इतना इतना ये आज के बाद हमने करना नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन नहीं हम करेंगे अब इसके बाद किसी भी प्रॉब्लम में। हम सीधा बोलेंगे ई यू वाला फॉर्मूला वही है भाई, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ई यू में यू कौन सा है? अलोंग द लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट वाला कंपोनेंट। आपने कॉस थीटा भी याद नहीं रख लेना, थीटा का कोई पंगा होता है कभी कभी, ठीक है। आपने सिर्फ याद रखना है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट है उसमें चेंजेस आती हैं। एक तो वो उल्टा हो जाता है, एक तो उल्टा हो गया, देखो ये उल्टा हो गया, माइनस साइन बता रही है उल्टा, वैसे भी दिखाई दे रहा है उल्टा, ठीक है, उल्टा हो गया। और साथ में उसकी जो वैल्यू है उसको ई से मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी वैल्यू को ई से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने याद रख लेना है, ई यू का ही फॉर्मूला है, बस ऐसे हमने किया है, ठीक है। तो इसको याद रख लो। यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई, मैं आपको लिख के देता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ अभी। क्या कि जो आपका v cos फाई है वो किसके बराबर आया? यही v1 जो था, v1 यही है, इक्वल टू ई यू, क्योंकि अब मैंने बना दिया हुआ, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ई यू कॉस थीटा, ई यू कॉस थीटा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, v cos फाई इक्वल टू v cos फाई इक्वल टू ए यू कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या है? v साइन फाई, v साइन फाई इक्वल टू सेम u साइन थीटा। बस ये ध्यान रखना है आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां, ठीक है, u साइन थीटा। तो ये हमने दो इक्वेशंस यहां से डिफाइन की। जो आपका परपेंडिकुलर था कंपोनेंट, उस पे कोई उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाला, जो उसके साथ अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट है, उस पे उसको ई से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी है। और यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिराइव करने लगे हैं, क्या कि आप देख रहे हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टैन थीटा के। इसलिए मैं डिवाइड करूँगा इक्वेशन 2 को 1 के साथ, मतलब 2/1 करना, नीचे वाली को 2 मान रहा हूँ, ऊपर वाली को 1, ठीक है। तो 2/1 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखेंगे। देखो दोनों को डिवाइड करने के बाद वी गॉट द आंसर tan फाई इक्वल टू 1/e tan थीटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर ई बराबर हो तो थीटा इक्वल टू फाई होता है। इसीलिए अगर लाइट चैप्टर अगर आपको याद हो ऑप्टिक्स का, तो उसके अंदर आप लोग पढ़ते थे क्लास 10th में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे थीटा इक्वल टू फाई होता है। वहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है, लाइट आ रही है, टकरा रही है एक सरफेस के साथ और सेम एंगल बनाती है, इसलिए हम उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। इलास्टिक कोलिजन मतलब ई इक्वल टू 1, ठीक है। तो याद रख लो इतनी छोटी सी बात। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम का हम ज़रा एनालिसिस करेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने लाया बीच में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल अगर हमने फेंका, एक बहुत बड़ी ग्राउंड है और वहाँ पे हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ध्यान देना प्लीज़, इंटरेस्टिंग है ये भी। उसमें अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमने एंगल थीटा के साथ यू वेलोसिटी के साथ फेंका। हमें मालूम है, देखो दो चीज़ें, क्या कि एक तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट आता है डेट इज़ यू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आता है, कुछ बातें हमें बड़े अच्छे से मालूम है, ये कंपोनेंट आता है, ये कितना आता है? यू साइन थीटा, फाइन, ये तो बन गया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो याद रखना, जब ये यहाँ टक्कर खाई ना इसने, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है ना, उसका एंगल उतना ही बनता है, यस, इसका एंगल उतना ही बनता है जितना एंगल, सेम वेलोसिटी भी उतनी होती है यू जितने के साथ चला था। अगर उधर उसी लेवल पे आ जाए तो यहां पे भी वेलोसिटी यू है, और इट मेक्स सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये हमने पढ़ा हुआ है, फाइन। तो ये एंगल थीटा होता है, ये याद रख लेना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कोलिजन तो यहां हुआ ना सबसे पहला, अब सबसे पहला कोलिजन यहां हुआ, आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, आपकी आपकी लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन ये है, देखना, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। वो तो दिख ही रही है, बनानी नहीं चाहिए। लाइन ऑफ इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ मोशन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही लाइन ऑफ मोशन है, फाइन, तो वो रहने ही दो बनाना। लाइन ऑफ इंपैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज दिस, जहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी उस बॉल पे जो हम फेंक रहे हैं, बिल्कुल बन गई। अब इसके अलोंग मैंने दो कंपोनेंट्स लिए,
यू के जो इसके दो कंपोनेंट्स लिए वो ये बने, देखना देखना प्लीज ध्यान से, इंटरेस्टिंग है ये बना यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, और ये बना यू कॉस थीटा। मैंने बोला था ना थीटा में याद नहीं रख लेना किसके लॉन्ग क्या है, वो देख के यू कॉस थीटा ये बन गया। क्या सीखा था हमने? आफ्टर कोलिजन क्या होगा जब ये टक्कर खाने के बाद दोबारा, ये तो अभी टक्कर खाने पे हुआ, ये जो मैंने अभी बनाया दिस इज फॉर क्या, कि जब अभी बिफोर इंपैक्ट, दिस इज बिफोर इंपैक्ट, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है दिस इज फॉर बिफोर इंपैक्ट, बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर कोलिजन ये जो आपका कंपोनेंट था कौन सा वाला, अलोंग द लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, उसमें क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उल्टी हो गई ना, और उसकी वैल्यू हो जाएगी ई यू साइन थीटा। और जो आपका ये वाला कंपोनेंट था इसका परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉम्पैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो क्या बना, यू कॉस थीटा। यस दिस इज द केस, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आया। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे अब, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें तो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो क्या हुआ, चेंजेस कहां कहां आई, चेंजेस आई कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज हुआ बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। अब जरा फॉर्मूले देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं जरा चीजों को। टी टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड भी आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि काम होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2u साइन थीटा है। ठीक है, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज इंटरेस्टिंग है सबसे, टी आर, आर आ गया ना, तो आर का क्या फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको सिखाया है ये, 2u कॉस थीटा u साइन थीटा, वो यू स्क्वायर होता है उसकी जगह मैंने ऐसे लिखा है अपॉन जी। ये 2 नहीं होता यहां, ये 2 नहीं होता, यस ठीक है, यूज कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन जी, यू एक्स यू वाई ऐसे होता है, यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ठीक है, तो जब ये आ गया यू एस यू वाई अपॉन जी, तो आपको सामने सामने नजर आ रहा है कि अगर आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रेंज भी चेंज होगी। तो रेंज कितनी कम हो जाएगी, वो ई आ जाएगी यहाँ पे ई आ जाएगा। जैसे ई आया तो आपको सामने सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेंज के जो आएगी वैल्यू वो इतनी हो जाएगी, यानी कि ये जो रेंज आई यहाँ पे अगर मैं इसको आर मान लूँ, जो रेंज यहाँ पे आई उसको अगर मैं आर मान लूँ और यहाँ पे जो रेंज आई उसको मैं R1 मान लूँ, तो R1 इक्वल टू होगा ई टाइम्स आर, ये हमने याद रख लेना है, ई टाइम्स आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ से प्रूव किया है। ठीक है, ये याद रखोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रेंज की वैल्यू जो आती है वो भी चेंज हो जाएगी इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से वो चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपने फॉर्मूला लगा के देखना है, और ये कोई आपको कुछ भी पूछ ले आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई चेंजेस कहाँ आई हैं, बाकी तो फॉर्मूले आपने डाल के देखना है कि चेंज आएगी कहाँ पे और कहाँ पे नहीं आएगी। बस इतना, इतनी सी कहानी है इसकी। थैंक यू वेरी मच।